नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज है 17 दिसंबर संडे और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीकेंड एनालिसिस। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सब कोई? आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। लास्ट वीक बहुत ही प्रोडक्टिव वीक था। आई वाज इन बैंगलोर फॉर 3-4 डेज एंड आई मेट सम इनक्रेडिबल पीपल। एक छोटा सा इवेंट हम करते हैं हर महीना, एक गेट टुगेदर करते हैं फॉर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रॉम अस। सो बैंगलोर में किया था थर्सडे को, जहाँ अभिजीत भाई और चेतन भाई ज्वाइन करते हैं हमको। और जबरदस्त, मतलब मजा आ गया। लोग वहाँ पे इतने नॉलेजेबल है, इतना हंग्री है नॉलेज के लिए, और एक बात और है, प्यार बहुत करते हैं मुझे। सो मैं, मतलब आप फिर से थैंक यू बोलता हूँ आप सभी को, आप जो इतना मुझे प्यार करते हैं। मैं हर बार सोचता हूँ, ऑनेस्टली बोलूँ, मुझे ना बीच-बीच में ऐसा फीलिंग आने लग जाता है कि अब बंद कर देता हूँ, ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करता हूँ बिकॉज़ समय बहुत लगता है। और मैं क्योंकि बिज़नेसमैन हूँ, एक एंटरप्रेन्योर हूँ, तो बाकी सारे चीज़ों पे इतने उलझे हुए रहते हैं हम लोग, इतना हसल रहता है कि उसके बाद भी एक मोटिवेशन रहती है कि चलो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, अपनी बातें लोगों के साथ शेयर करते हैं। बट कई लोग हैं जिनको मैं पसंद भी नहीं आता हूँ ऑनलाइन में। कई लोग मुझे ट्रोलिंग करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं। तो कई बार लगता है कि छोड़ देते हैं ना, क्योंकि ऐसे भी मेरे पास और कुछ नया ऐड करने को नहीं है। एक्चुअली ये बड़ा फ़नी सा चीज़ है कि यूट्यूब एक अजीब-सी क्रिएचर है कि जब तक आप कुछ नया कंटेंट नहीं दोगे, नई बात नहीं करोगे, तब तक वो आपको पुश नहीं करता है। आप देखिए, मोटा-मोटी मैं वहीं हूँ जहाँ था। और क्योंकि मैं पुरानी बात करता हूँ, मेरे पास नया कुछ है नहीं, क्योंकि मैं जो करता हूँ वही मैं बात करता हूँ। मैं रिपीट करता हूँ, लेकिन कुछ लोगों को शायद मेरा रिपीट करना पसंद नहीं, बट एनीवेज़ आई एम नॉट रिएक्टिंग टू देम। व्हाट आई एम सेइंग दैट यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे बस कोई ना कोई तरीके से नॉलेज शेयरिंग करते रहनी चाहिए, ताकि आपको भी एक अपनी लाइफ़ में रेलेवेंस नज़र आती रहे। एनीवेज़ थोड़ा भावुक और बकवास कर दिया मैंने, सॉरी अबाउट दैट। चलिए मार्केट की बात करते हैं, क्या हो रहा है मार्केट में? अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो आपने एक प्रोसेस समझा होगा, एक तरीका समझा होगा मार्केट को एनालाइज़ करने का, और मैं यही कोशिश करता हूँ कि आपको एक प्रोसेस बता दूँ, मेरा जो प्रोसेस है वो बता दूँ। कुछ लोग पैसा बना रहे होंगे इस प्रोसेस से, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा होगा, तो वो ठीक है, वो एक और बात है। बट अगर आप प्रोसेस बना लेते हैं तो खुद तो जीत ही सकते हैं ना, और विजेता बनाना आपको, यही मेरा एकमात्र धर्म है और मैं उसी काम में लगा हुआ हूँ। तो चलिए फटाफट मार्केट एनालिसिस करते हैं और फिगर आउट करते हैं कि क्या लग रहा है मार्केट में और कहाँ जा सकता है मार्केट। वीडियो बंद कर रहा हूँ ताकि इंटरनेट को बचा सके, और ये है स्क्रीन शेयरिंग, और सीधा स्क्रीन शेयरिंग में चलते हैं। ये है इंडियन मार्केट और नीचे में है हमारा प्यारा सा गणेश जी, जिसको मैं कहता हूँ डॉलर इंडेक्स, है ना? सॉरी, डॉलर इंडेक्स, जिसको मैं कहता हूँ गणेश जी। ये देखिए, अल्टीमेटली डॉलर इंडेक्स जो है ये इम्पोर्टेंट लेवल के नीचे में ट्रेड कर रहा है, और डॉलर इंडेक्स जब तक नीचे ट्रेड करेगा तब तक इमर्जिंग मार्केट्स में तेजी है। ये अपन लोग ने, आज से नहीं बात कर रहा हूँ मैं, ये काफ़ी टाइम से बात कर रहा हूँ, और ये बातें जो सेट है वो सेट है। अब देखिए इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में कितना ज़बरदस्त गैप अप होके एक लेवल पे यहाँ पर खड़ा हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। और अगर हम लोग इक्विटी बात करें, इक्विटी मार्केट में नस्डैक की बात करें, देखिए कितना ज़बरदस्त एक्शन है, और डाउ जोन्स की बात करें तो वहाँ पर भी स्ट्रेंथ है। तो सिंपल सा गणित है, अगर डॉलर इंडेक्स नीचे रहेगा तो इक्विटी मार्केट ऊपर रहेगा। तो उस उस लॉजिक से निफ्टी भी देखिए तेज है और स्ट्रेंथ है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और फ्राइडे को देखिए क्या ज़बरदस्त एक और स्ट्रेंथ बंद हुआ। गैप्स देखिए कितना क्रिएट कर दिए, यहाँ एक गैप क्रिएट हो गया, इधर एक छोटा सा गैप क्रिएट हो गया, इधर एक छोटा सा गैप क्रिएट हो गया। तो डेफिनिटली तेजी तो है, लेकिन इस तेजी पे काम कैसे करना है वो समझना बहुत ज़रूरी है। निफ्टी इमर्जिंग मार्केट के मुकाबले देखिए एक अच्छा यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया, तो शायद निफ्टी एज़ अ बास्केट इमर्जिंग मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है और शायद आउट परफॉर्म करता रहेगा। अब एक बार मार्केट का ब्रेडथ स्टडी कर लेते हैं, जो कि हमको ये बताता है कि मार्केट ओवरबॉट है कि ओवरसोल्ड है। ओहो हो! ये ब्रेडथ देखिए मार्केट का, 98% स्टॉक्स अपने 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, निफ्टी 50 के। 98 100 के ऊपर है। ओहो! ये तो बहुत ही ओवरबॉट ज़ोन में मार्केट आ चुका है, तो ये केयरफुल होने वाला मार्केट आ गया, और तो तेज़ी बहुत ज़बरदस्त है। ये ब्रॉडर मार्केट का व्यू देखिए, इसके अंदर में भी धीरे-धीरे ये 90% को तो अप्रोच कर ही रहा है। तो डेफिनिटली मार्केट एक ओवरबॉट है, टाइम बेस करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। टाइम बेस करेक्शन होगा भी, तो मार्केट यहाँ से कितना गिर सकता है? मुझे लगता है कि ये जो लेवल है ना 21,000, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल हो गया। अब इसके नीचे में मार्केट का जाना थोड़ा मुझे थोड़ा मुझे लग रहा है नहीं हो, लेकिन ये इसके नीचे चला भी जाएगा ना, ये जो लेवल है ना, इस दिन का लो, जहाँ से मार्केट ने रुक करके रिकवरी की थी, ये देखिए क्या ज़बरदस्त दोजी पैटर्न बना था ये। तो इसका लो अगर हम देखें तो 20,770, तो मोटा-मोटी 20,770, 20,800, ये अब मुझे लगता है एक बेस बन गया मार्केट का। इसके नीचे संभावना कम है मार्केट का जाना।
और एक बार निफ्टी के अंदर में चलते हैं एंड लेट अस सी ओआई क्या बोलता है। निफ्टी में जो बड़े लोग पोजीशन बिल्ड कर रखे हैं उसका थोड़ा स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले ओआई ऑप्शन चेन में चलते हैं और ऑप्शन चेन के अंदर में ओआई सबसे ज्यादा जो बिल्डअप है वो 21,500 में है, स्वाभाविक सा बात है कॉल ऑप्शन में। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मार्केट फेस करेगा और नीचे 21,300 और 21,000। ओ हो जबरदस्त। और देखिए ये क्यूमुलेटिव ओआई है, सारे एक्सपायरीज को मिला के हम ओआई यहाँ दिखा रहे हैं। और अगर ओआई चेंज को हम देखें तो सबसे ज्यादा ओआई चेंज हुआ 21,300 के पुट के अंदर में। मतलब क्या है, किसी ने पुट बेचा है, पुट बेचा मतलब 21,300 के नीचे मार्केट का बंद होने का गुंजाइश कम हो गया। और ऊपर में देखिए बहुत ज्यादा ओआई कॉल में बिल्डअप नहीं हुई है। तो अभी भी लग रहा है कि किसी बड़े प्लेयर को लगता है कि मार्केट में ओआई अभी भी ऊपर, मार्केट अभी भी ऊपर जा सकता है ना। एक बार फ्यूचर ओआई देख लेते हैं कि कैसे बिल्डअप हुआ है निफ्टी फ्यूचर के अंदर में। ओ हो क्या बात है, काफी लॉन्ग पोजीशन इसके अंदर में बिल्डअप हुई है। एफआई का एक बार देख लेते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पोजीशन दे हैव इन डेरिवेटिव्स। तो अपने न्यूज एंड अपडेट में जाते हैं और यहाँ पर अपने देखें ओआई फ्यूचर ओआई के अंदर में पार्टिसिपेंट वाइज। तो पार्टिसिपेंट वाइज अगर ओआई देखें तो प्लस, ये जो माइनस था ये कम होकर क्योंकि अब ये प्लस में चला गया। तो एफआईज भी पॉजिटिव है मार्केट में फ्रॉम अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट पर्सपेक्टिव। और ऑप्शंस का ओआई अगर मैं स्टडी करूं पार्टिसिपेंट वाइज तो एफआईज का जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉल है, कॉल में 77,000 77,000 का ओआई है और पुट के अंदर में है 1,37,000। मतलब पुट के अंदर में सेलिंग ज्यादा है। इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है कि उनको तेजी लग रही है। तो कैश भी तेज है और डेरिवेटिव्स में भी तेजी की पोजीशन है। तो मार्केट में ओवरबॉट डेफिनेटली मार्केट है, बट हो सकता है कि ये थोड़ा ओवरबॉट और स्ट्रेच हो जाए बिकॉज देखिए कैश में भी एफआई जो है कांस्टेंट लॉन्ग कर रहे हैं। तो क्लियरली एक फोमो तो दिख ही रहा है, बाहर वाले जो है उनको फोमो क्लियरली हो गया है। तो बहुत ज्यादा करेक्शन एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। मार्केट ओवरबॉट है तो शायद ये थोड़े टाइम तक ओवरबॉट रहे। तो निफ्टी जो ट्रेड करते हैं ना उनके लिए मुझे लगता है एक तकलीफ की बात। मुझे लगता है अब जो निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं उनको थोड़ा तकलीफ होगा बिकॉज निफ्टी को प्रिडिक्ट करना और तेजी मंदी उसके अंदर में जचाना थोड़ा तकलीफ होगा। मैं तो फिर कहता हूँ स्टॉक में आ जाइए, स्टॉक में आ जाइए। स्टॉक में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, इन अपॉर्चुनिटीज को मिस मत करिए। देखिए बहुत सारे तरीके हैं स्टॉक आइडेंटिफाई करने के, मैं कांस्टेंट आपको बताता जा रहा हूँ। बट आज मैं एक तरीका आपको बताऊंगा कि जब स्टेट इलेक्शन हुआ था तब मैंने कहा था कि पीएसयू जो है वो अच्छा करेंगे और ये सेंट्रल इलेक्शन तक ना पीएसयू का बोलबाला रहेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, अगर आपको आपने देखा होगा वो वीडियो, कि पीएसयू के अंदर में जो स्टॉक्स है ना यहाँ पे जिनके अंदर में रेवेन्यू ग्रोथ भी है, मोमेंटम भी है, उनमें पार्टिसिपेट करना ये मुझे लगता है कि बहुत सही स्ट्रैटेजी है। ये करते रहिए, इसमें पैसा लगने का चांस मेरे को कम लग रहा है बिकॉज वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अभी भी पीएसयूज के अंदर में खासम खास वैल्यू अभी भी दिखता है, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर में। लेकिन अगर कुछ दूसरा स्ट्रैटेजी अगर अपने को अपनाना हो, सपोज पीएसयू पे फोकस नहीं करना है, अगर दूसरा स्ट्रैटेजी अपनाना हो तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्ट्रैटेजी विच आई फॉलो इज द सेक्टर रोटेशन। बट अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है, मार्केट इतना ज्यादा तेज है कि सारे सेक्टर में भी आपको ग्रीन नजर आएगा। बहुत ही कम सेक्टर्स होंगे जहां पर आपको किसी भी तरह की नेगेटिविटी नजर आएगी। तो बेस्ट तरीका भी सेक्टर रोटेशन प्ले करने का है वो है ये कि यहाँ पर आप देखिए कोई भी सेक्टर जिसमें डिलीवरी बढ़ रही, राइट, और उस सेक्टर के अंदर में जाइए और उस सेक्टर के अंदर में जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री वाइज अगर उस डेटा को देखें, वापस से एक बार माफ कीजिएगा मैं, हाँ इंडस्ट्री वाइज देखे तो देखिए प्राइवेट बैंक के अंदर में कितनी जबरदस्त डिलीवरी बढ़ी है। इसका मतलब अब सारा जो एक्शन है वो प्राइवेट बैंक्स में शिफ्ट हो रहा है। और स्टॉक स्पेसिफिक डिलीवरी देखिए तो एचडीएफसी बैंक में कितनी अच्छी डिलीवरी, आईसीआईसीआई में भी डिलीवरी आ रही है, कोटक में डिलीवरी आ रही है। तो ये जितने प्राइवेट बैंक है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। तो मैं तो आपको राय दूंगा कि ऑप्शंस में, क्योंकि ये प्राइवेट बैंक्स काफी एक्टिव रहते हैं ऑप्शंस में, तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया कि आप ऑप्शंस के अंदर में प्राइवेट बैंक्स में बेच के काम कर सकते हैं, मतलब पुट बेच के काम कर सकते हैं। बिकॉज चांसेस बहुत हाई है कि क्योंकि इनके अंदर में मोमेंटम बहुत सॉलिड है, सेक्टर रोटेशन भी हो रहा है। और मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ा ब्रेथ स्टडी भी करूँ ना प्राइवेट बैंक्स का, चले करते हैं, तो ये काफी दिनों से ये सेक्टर के अंदर में एक ब्रेथ पॉजिटिव है। खाली एक ही चैलेंज है कि आरएस अभी भी 19% है। मतलब जो बड़ा स्टॉक है ना, टिपिकली ये मार्केट कैप वाइज में देखता हूँ उसको 19%। अगर मैं इसको काउंट वाइज देखूं तो 27 में से 11 स्टॉक पॉजिटिव है। तो थोड़ा मेरे को कंसर्न यही हो रहा है कि आरएस उतना एग्रेसिव नहीं है जितना बाकी, बट मोरलेस
तेजी तो है, और प्राइवेट बैंक में तेजी खेलना मुझे लगता है एक सेफर जर्नी यहाँ पर दिख रही है, कंसिडरिंग इनके अंदर में डिलीवरी भी एक्शन में हो रहा है। सिमिलरली नॉन फेरस मेटल के अंदर में अगर हम लोग जाते हैं अंदर, तो इंडस्ट्री वाइज देखें तो डिलीवरी कहाँ बढ़ी है? देखिए यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा, डिलीवरी बढ़ा, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स के अंदर में। अगर मैं इसके अंदर में जाऊँ एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स में, तो आपको दिख जाएगा किस स्टॉक के अंदर में, तो नाल्को है, आपके ये एमएमपी इंडस्ट्रीज है, यूरो पैनल है, ये सारी कंपनीज है, मानसक्या, ये सारी कंपनीज है जहां पर एक्टिविटी है अभी। और अगर आप इनके टेक्निकल्स देखें, तो टेक्निकल्स देख के भी आप फिगर आउट कर सकते हैं कि मोमेंटम पॉइंट ऑफ व्यू से नाल्को के अंदर में अच्छा खासा मोमेंटम है, मैन एल्यूमिनियम में मोमेंटम है, आपके जो स्टॉक्स में सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है ना, यूरो पैनल में मोमेंटम है, तो आप ये सब स्टॉक्स को, सेंचुरी एक्सट्रूशन के अंदर मोमेंटम, ये सब स्टॉक्स है जिनको आप रडार पे रख सकते हैं और इसको आप ट्रैक कर सकते हैं। तो सेक्टर रोटेशन का डिलीवरी, आई थिंक ये एक ऐसा सेक्शन है जहां से आपको काफ़ी स्टॉक आइडियाज़ जनरेट हो जाएँगे। देखिए स्टॉक आइडियाज़ तो बहुत हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो मेरी राय यही है कि रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू ओनली स्पेसिफिक विंडोज़, स्टॉकेज यूज़ कर लो या कुछ भी यूज़ कर लो। एक पर्टिकुलर विंडो से स्टॉक आइडिया जो आ रहे हैं, उन पे फोकस कीजिए और बस उनको राइड कीजिए, बिकॉज़ बड़ा पैसा जो अब है ना, वो थोड़ा फोकस करके ही बनेगा। देखिए चार्ट पैटर्न, कितना अच्छा चार्ट पैटर्न बन रहा है। अब नज़ारा के अंदर में चार्ट पैटर्न बना है और आरएस जो है लेकिन 0 के अभी ऊपर नहीं है, तो ऐसे पैटर्न अच्छा है, लेकिन क्योंकि आरएस ऊपर नहीं है, तो इसमें मैं काम नहीं करूँगा। अ, हर इंसान का क्या अपना-अपना एक मॉडल होता है, अपना-अपना तरीका होता है मार्केट को देखने का, और अगर आपने अपना तरीका अभी तक नहीं बनाया है, तो मेरी राय यही है कि आप अपना तरीका बनाइए, और मैं बार-बार रिपीट करूँगा, फिर रिपीट करूँगा, फिर रिपीट करूँगा। अपना तरीका बनाइए और मार्केट में ना अ, पीसफुल काम कीजिए। कोई और कुछ बोल देगा, चाहे मैं भी बोल दूँ, अ, वो स्टॉक शायद आप बड़ा पैसा उसमें नहीं बना पाएँ, क्योंकि टाइम पे आप एग्ज़िट नहीं कर पाएँगे। तो अपना मॉडल बनाइए, और मैंने ऑलरेडी आपको कई तरीका बता दिया मॉडल बनाने का। मैं कोशिश करूँगा एक कंसोलिडेटेड एक सिंगल कभी वेबिनार करूँ जिसमें आप सबको मैं बताऊँ कि क्या-क्या तरीके एकदम समराइज़ कर दूँ, ताकि आप अगर मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं और मेरे स्ट्रैटेजी के साथ मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वाइज़ली कर सकते हैं। तो समराइज़ करते हैं, तो मार्केट अभी कैसा लग रहा है? मार्केट मोटा-मोटी देखिए डेटा तो ओवरहीटेड बोल रहा है, बट मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा और ऊपर चला जाए, लेकिन केयरफुल रहिए। इट्स नॉट अ टाइम टू गो वेरी एग्रेसिव, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस मार्केट में हैं, हमेशा रहेंगे। किसी भी मार्केट कंडीशन में कोई ना कोई सेक्टर में इंटरेस्ट होता है लोगों का, आइडेंटिफाई कीजिए वो सेक्टर्स और उन सेक्टर्स को राइड कीजिए, पर्टिकुलरली आप मोमेंटम इन्वेस्टर हैं तो। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं, तो अब आपको वैल्यू चेन में एकदम नीचे जाना पड़ेगा, बिकॉज़ ऊपरी लेवल पे वैल्यू चेन में सब चीज़ एक्सपेंसिव हो रही है। तो नीचे लेवल पे जो स्टॉक है, जो किसी भी सेक्टर के वैल्यू चेन को सपोर्ट करती है, उनमें आपको घुसना पड़ेगा। जैसे मैंने वीडियो सैटरडे को रिकॉर्ड किया कि कैसे इंडिया रिच बन रहा है और कैसे रिच इंडियंस कहाँ-कहाँ कंज़्यूम कर रहे हैं और कैसे आपको बेनिफिट मिल सकता है उन स्टॉक्स में, जो रिच इंडिया को कैटर टू कर रहे हैं। देखिए इस तरह से थीम्स को पकड़ना पड़ेगा और उन थीम्स के अंदर में मैं अपने पोज़ीशंस को राइट करना पड़ेगा, तभी बड़ा पैसा बनेगा। नहीं तो अब जो रिस्क रिवॉर्ड है, वो इतना फ़ेवरेबल नहीं है। अगर आप एसआईपी इन्वेस्टर है, म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, तो आई थिंक आप छेड़ा-छाड़ी मत कीजिए। जो कर रहे हैं उसको करते रहने दीजिए। ज़्यादा छेड़ा-छाड़ी करेंगे, तो देखेंगे मार्केट में पोज़ीशन नहीं रहा और आप कैश में बैठ के रह गए, है ना? चलिए थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट संडे फॉरवर्ड एंड वीकडे एन्जॉय कीजिए, एंड आई विल आल्सो सी यू सून। बाय बाय। प्लीज़ टेक केयर।